हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज का इक्वेशन फाइंड आउट किया था। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इसके बीच का रिलेशन भी हमने स्टडी किया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। हमें केमिकल रिएक्शन में वर्क डन क्या होगा ये देखना है, ठीक है। इसके पहले के रिएक्शन में हमने एंथैल्पी और डेल्टा यू इसके स्टडी की थी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो उसके अलग गैसियस स्टेट में और सॉलिड लिक्विड स्टेट में उसके अलग अलग इक्वेशंस आपको मिले थे। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम काम में आएगा। सो देखो, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन आपको स्टडी करना है, बट अभी तक हमने सिस्टम के बारे में स्टडी किया, तो हमारा सिस्टम का ही इक्वेशन आपको यूज़ करके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और वैसे भी हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो वो सिस्टम के अंदर ही करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का जो पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, जो अंडर स्टडी होता है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिस्टम हो जाएगी। तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारी रिएक्शन जो है वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट प्रेशर पे हो रही। तो इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो रही है। तो उसके वर्क डन का इक्वेशन हम कैसे दे सकते हैं? द वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन बाय इक्वेशन। वो एक इक्वेशन से हम दे सकते हैं। मतलब टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सिस्टम जो भी वर्क डन कर रही है वो हम एक इक्वेशन से दे सकते हैं, ठीक है। सिस्टम मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन दे रही है, और वो भी एक इक्वेशन के फॉर्म में। तो उसका इक्वेशन क्या आपको पता ऑलरेडी, हमने इसके पहले देखा है उसको। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और आपको पता है कि अगर हमने सपोज एज्यूम किया, अगर हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया कि एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ गैस बोथ आर इक्वल। मतलब बाहर से आने वाला एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का खुद का प्रेशर दोनों अगर सेम है, तो एक्सटर्नल प्रेशर की जगह पे हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया अकॉर्डिंग टू अवर लेक्चर, ठीक है। बुक में आपको अलग नंबर तो आपको वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे सिर्फ अपने हिसाब से नंबर दे सकते हो। सो W इज टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अगर हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि एक्सटर्नल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ गैस बोथ आर इक्वल, तो इंस्टेड ऑफ पी एक्सटर्नल आप P लिख सकते हो। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी मिलेगा, ओके। नाउ अब देखो, यहाँ पे डेल्टा वी को हम ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। उसको हम आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसको अगर हमने आगे का सॉल्व किया तो W इज इक्वल टू माइनस पी V2, इसको हम सॉल्व करेंगे। W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस माइनस प्लस, देन गेट कन्वर्ट इनटू प्लस V1। नाउ इफ़ यू कंसिडर कि बोथ गैसेस आर आइडियल, अगर हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि दोनों गैसेस जो है वो आइडियल है, क्योंकि हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी है। अगर हमने कंसिडर किया कि दोनों जो रिएक्टर और प्रोडक्ट दोनों गैसियस स्टेट में, तो ऑब्वियसली वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो रहेगा, इफ़ हम यहाँ पे देखेंगे इफ़ गैसेस आर आइडियल, अगर गैसेस आइडियल है तो इन दैट केस it follow the ideal gas equation PV is equals to nRT. Now we apply this for initial and final state. So what you get here, PV1 is equals to N1 RT and PV2 is equals to N2 RT. Now this put up in equation number 2, we given here equation number 2. So equation become W is equal to minus PV2 के लिए हम इक्वेशन पुट अप करेंगे N2 RT. So N2 RT, देन प्लस PV1 के लिए हम पुटअप करेंगे N1 RT। सो यहाँ पे आएगा N1 RT। देन उसके बाद W इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो R इट्स अ गैस कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर, जो ऑलरेडी हमने कांस्टेंट लिया है क्योंकि हमारी गैसेज जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे वर्क करती है। तो हम यहाँ पे R और T दोनों को कांस्टेंट निकालेंगे, क्योंकि R ये गैस कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर में कांस्टेंट लिया है। और ये माइनस साइन भी हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं। अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट का अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या इस पोर्शन में N2 बचा, क्योंकि R और T हमने कॉमन निकाला माइनस के साथ,
यहाँ पे बचा है N2। हम जब माइनस कॉमन निकालें तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे होगा N1। ठीक है, तो W इज इक्वल टू माइनस RT N2 माइनस N1। नाउ W इज इक्वल टू माइनस RT N2 माइनस N1 इज नथिंग बट द डेल्टा एन, और गैसियस स्टेट में सभी है तो हम G लिख सकते हैं। देन W इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा N गैसियस इंटू RT। इस तरीके से हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन हो गया W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N गैसियस RT। एंड दिस इक्वेशन we consider as equation number 3. This equation gives the work done. The above equation gives the work done by the system in chemical reaction. ये इक्वेशन में क्या देता है? वर्क डन देता है। This equation gives the work done by system in chemical reaction. इक्वेशन हमें वर्क डन देता है by chemical reaction and the sign of W depends on delta V. और आपको पता है कि जब कोई गैस का कंप्रेशन होता है तो वर्क डन होता है सिस्टम के ऊपर, जब एक्सपांशन होता है गैस का तो वर्क डन होता है सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, और वही टर्म हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है कि इनकेस अगर फर्स्ट केस कंसिडर करते कि इस इक्वेशन में अगर N2 ग्रेटर दैन N1 रहा, मतलब N2 ग्रेटर है N1 से, तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल N2 अगर हमने कंसिडर किया कि N2 अगर 10 है और N1 अगर 5 है, दोनों का अगर हमने डिफरेंस है तो आंसर किस में आएगा? 5 मतलब पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, मतलब डेल्टा N जो है वो पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा N पॉजिटिव है तो W जो है वो नेगेटिव में आएगा, और W नेगेटिव आएगा मतलब इट इज़ लेस दैन 0। W 0 से कम रहेगा। ठीक है, और जब नेगेटिव आता है तब वर्क होता है सराउंडिंग के ऊपर, और कौन करवाता है? सिस्टम करवाते, मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा। ठीक है, हमें सिस्टम से रिलेटेड काम का तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि निगेटिव वर्क है। अगर पॉजिटिव होता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, बट यहाँ पे निगेटिव है इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग रहेगा। एंड सेकेंड केस जो है वो सेकेंड केस में हमने कंसिडर किया कि इस केस में N1 ग्रेटर है दैन N2। ऑब्वियसली N1 अगर N1 ग्रेटर है तो आपको फॉर्मूला पता है N2 माइनस N1 का। सपोज N1 बड़ा है, सपोज N1 हमने 10 लिया और N2 हमने 5 लिया, तो आपका इक्वेशन क्या है? यहाँ पे N1 हमने 10 लिया और N2 हमने 5 लिया, तो 5 माइनस से मतलब हमारा आंसर किस में आएगा? -5 में। मतलब हमें डेल्टा N क्या मिलेगा? डेल्टा N मिलेगा नेगेटिव में। ठीक है, अगर डेल्टा N नेगेटिव में है तो W हमें मिलेगा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव मतलब क्या? 0 से बड़ा नंबर, मतलब इस W इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर W ग्रेटर दैन 0 है और W पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। वर्क कहाँ पे होगा? ऑन दी सिस्टम। नेगेटिव रहा तो बाय द सिस्टम, पॉजिटिव रहा तो ऑन द सिस्टम। आपको याद रखना है, नेगेटिव है तो बाय द सिस्टम, एंड अगर पॉजिटिव है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये इक्वेशन हुआ वर्क डन केमिकल रिएक्शन के। और एक कंडीशन है, थर्ड कंडीशन गिवन देयर। ठीक है, गिवन थर्ड कंडीशन में भी वही सेम रहेगा। यहाँ पे कंडीशन हमने पहले ग्रेटर दैन लिया था, फिर लेस देन लिया, अब हमें दोनों भी इक्वल लेना है। अगर सपोज N1 इज इक्वल टू N2 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पहले जितने थे उतने ही अगर बाद में है, तो डेल्टा N तो ऑब्वियसली वहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों 10 है, तो 10 माइनस आपको आंसर मिलेगा 0। डेल्टा N इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो ऑब्वियसली वर्क भी वहाँ पे 0 रहेगा, मतलब देयर इज़ नो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज डन, एंड देयर इज़ अ इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वहाँ पे रिएक्टेंट का जितना मोल है उतना ही प्रोडक्ट का मोल वहाँ पे रहेगा, मतलब दोनों सेम अमाउंट में है, तो वहाँ पे डेल्टा N 0 रहेगा, तो वर्क डन भी 0 रहेगा। देयर इज़ नो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज डन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम, दोनों अगर इक्वल है तो वहाँ पे वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगी हमारी थर्ड कंडीशन। N1 इज इक्वल टू N2 है तो डेल्टा N 0 रहेगा, डेल्टा N 0 है मतलब W भी 0 रहेगा, मतलब देयर इज़ नो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज डन, मतलब दोनों रिएक्टर और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम रहेंगे।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स आपको दिए, सब टाइप्स। अब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.9, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमें एंथैल्पी स्टडी करनी है। सो एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड दैट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डिनोटेड बाय डेल्टा फ्यूज एच। इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, हम पहले आज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही स्टडी करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। एंथैल्पी चेंज that occurs when one mole of solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure. Without change in temperature at constant pressure। देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको स्टडी करना है, तो उसमें इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो दोनों कांस्टेंट रखने हैं। आपको टेम्परेचर को भी चेंज नहीं करना, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। और इस कंडीशन में ही 1 मोल सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट में, एंड उसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, और उस फ्यूजन प्रोसेस में जितनी भी हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज अ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड is converted into liquid without change in temperature at constant pressure पे। जब हम 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, वो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उस टाइम पे जो भी एंथैल्पी चेंज वहाँ पे होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंड दैट मीन्स कि कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन। ठीक है, what is fusion? Conversion of solid into liquid is called as a fusion, and there is a conversion of 1 mole of solid into liquid, वो भी at constant temperature and pressure पे। then enthalpy change accompanied during this process is called as a enthalpy of fusion। मतलब जब हम 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उस टाइम पे जो भी एंथैल्पी की चेंजेस होंगे उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नाउ एग्जांपल इज गिवन देयर, इफ H2O solid, 1 mole of H2O solid get converted into a H2O liquid, then that time enthalpy of fusion is nothing but the 6.01 kilojoule mole inverse at 0 degree centigrade। ठीक है, जब 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस मेल्ट होता है, अब सॉलिड में और आइस है, H2 solid मतलब it's ice, when 1 mole of solid ice melt at 0 degree centigrade at 1 atmospheric pressure, the change in enthalpy is 6.01 kilojoule। जब 1 mole of solid ice melt into water at 0 degree centigrade at 1 atmospheric pressure, the change in enthalpy is how much? प्लस 6.01 किलोजूल। मतलब जब हम सॉलिड आइस को मेल्ट करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वो भी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? प्लस 6.01 किलोजूल। मतलब 6.01 किलोजूल इतनी हीट वहाँ पे एब्सॉर्ब की जाती है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हीट वहाँ पे एब्सॉर्ब होती है। मतलब जब सॉलिड आइस 6.01 किलोजूल इतनी हीट को एब्सॉर्ब करता है, तब वो कन्वर्ट होता है लिक्विड वाटर में, वो भी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एट 1 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर पे, तो देयर इज एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट व्हाइल कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड अपोजिट ऑफ दैट इज द फ्रीजिंग। ठीक है, अब इस रिएक्शन का रिवर्स क्या है? फ्रीजिंग। अब ये रिएक्शन रिवर्स जाएगी, मतलब H2 जैसे ही वहाँ पे बन जाएगा तो अगेन उसको अगर हम फ्रीजिंग करेंगे तो लिक्विड वाटर को हम फ्रीज करते हैं, देन इट गेट कन्वर्ट इनटू अ आइस। मतलब इनडायरेक्टली हम वाटर का कन्वर्जन किस में करेंगे? आइस में करेंगे, तो इट्स अ अपोजिट ऑफ फ्यूजन। सो इस टाइम पे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग जो है, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग इज नथिंग बट द -6.01 किलोजूल मोल इनवर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम कंडीशन सेम रहेगा, सिर्फ हम प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। पहले हमने आइस को कन्वर्ट किया था लिक्विड में, अब लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे आइस में, हुआ फ्रीजिंग। तो फ्रीज एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग कितना है? -6.01 किलोजूल। इसका मतलब इस प्रोसेस में हीट क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो एंथैल्पी चेंज दैट occurs when 1 mole of solid ice is converted into liquid without change in temperature, constant pressure। सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे जो एंथैल्पी वहाँ पे चेंज मिलेगा, मतलब जो हीट रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और एग्जांपल दिया था सॉलिड आइस, एग्जांपल है उसका सॉलिड आइस गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड वाटर एंड दैट टाइम इट एब्सॉर्ब्स हीट 6.01 किलो। मतलब जब आइस इतनी हीट को एब्सॉर्ब करेगा तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और उसका एग्जैक्टली अपोजिट है फ्यूजन का अपोजिट फ्रीजिंग। जब हम लिक्विड वाटर को फ्रीज करेंगे तब इट गेट कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड आइस एंड दैट टाइम इट रिलीज द एनर्जी 6.01 किलो, जो मतलब लिक्विड एनर्जी को रिलीज करेगा तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ सेकेंड प्रोसेस जो है दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी सेम उसी की जैसी है। अब वेपराइजेशन मतलब क्या कि हम लिक्विड को हीट करेंगे और उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आप लोगों एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है। सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज नथिंग बट द डेल्टा एच, VAP आपको एज अ सफिक्स यहाँ पे लगवाना है। एंड इट इज़ द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट। मतलब ये कंडीशन सेम ही रहेगी, मतलब वेपराइजेशन भी होगा तब टेम्परेचर भी आपको चेंज नहीं करना है, एज वेल एज प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट कंडीशन पे जब 1 मोल लिक्विड वेपराइज होगा उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पनीड होंगे दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब सिंपल, जब हम लिक्विड का कन्वर्शन वेपर्स में करेंगे, जब हम लिक्विड का कन्वर्शन वेपर्स में करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, उस टाइम पे जो भी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, या फिर जो भी एंथैल्पी के चेंजेस होंगे दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और जब लिक्विड वाटर को हम गैशियस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 40 किलोजूल मोल इनवर्स बट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और लिक्विड वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तब वहाँ पे 40 किलोजूल मोल इनवर्स इतनी हीट ऑफ वेपराइजेशन रहेगी। मतलब उतनी हीट को एब्सॉर्ब करेगा और लिक्विड का कन्वर्शन गैसियस स्टेट में करेगा। ठीक है, और वही कंडीशन हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर सकते हैं, बट अगर हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तो लिक्विड वाटर को गैशियस में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर कम कर दिया इसलिए उसको एनर्जी ज़्यादा लगी, प्लस 44 किलोजूल इतनी हीट को एब्सॉर्ब करके लिक्विड को कन्वर्ट करेगा गैशियस स्टेट में। ओके, अब उसका डिस्क्रिप्शन दिया आपकी, दस व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर is vaporized at 1 atmospheric pressure, the enthalpy change is 40 kilojoule at 100 डिग्री सेंटीग्रेड and 44 किलोजूल at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो अलग अलग दिया है कि अगर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा
तो +40 kJ इतनी हीट वो एब्जॉर्ब करके लिक्विड का कन्वर्शन गैसेस में होगा। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर रिएक्शन कैरी आउट करे तो वहाँ पे प्लस वो 44 kJ इतनी हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड वाटर को कन्वर्शन करेगा गैसियस स्टेट में, ठीक है। और उसका वेपराइजेशन मतलब क्या है, लिक्विड का कन्वर्शन गैसियस स्टेट में, ठीक है। लिक्विड कन्वर्शन किस में होता है, गैसियस स्टेट में। उसका अपोजिट रहेगा कंडेंसेशन। जैसे ही वेपर्स बनती है तो उसको कूल करके हम फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। उसका रिवर्स है कि ऑन द अदर हैंड द कंडेंसेशन टू वेपर इज अकम्पनीड विद द रिलीज ऑफ हीट। मतलब यहाँ पे वेपराइजेशन के टाइम पे हीट एब्सॉर्ब होती है, तो जब उसको हम कंडेंसेशन करते हैं, जब रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो हीट वहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। दैट इज कॉल्ड एज ए एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। दैट मीन्स कि हम वेपर्स को, गैसियस फॉर्म के वेपर्स को हम कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट टाइम एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कितना है, -40.7। मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है। मतलब वहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव।